नमस्कार। भारत में नौकरियों और कॉलेजों की कुछ सीटें कुछ खास समूहों के लिए क्यों रिजर्व्ड हैं, कभी सोचा है? यही है आरक्षण व्यवस्था। एक ऐसा टॉपिक जिस पर दशकों से जबरदस्त बहस होती आई है। तो आज इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसके हर पहलू को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखेंगे। असल में ये जो आरक्षण और मेरिट की बहस है ना, ये सिर्फ नौकरी या एडमिशन की बात नहीं है। ये तो दो बहुत बड़े, बहुत बुनियादी आइडियाज़ के बीच की टक्कर है। एक तरफ है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, और दूसरी तरफ है इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर। और बस इसी वजह से ये मुद्दा इतना पेचीदा और इतना ज़रूरी बन जाता है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये आरक्षण व्यवस्था या रिजर्वेशन सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन है। मतलब एक ऐसा कलम जिसके तहत सरकारी नौकरियों में, पब्लिक सेक्टर कंपनियों में और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कुछ % सीटें सोशली और एजुकेशनली यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। अच्छा, अब इस पूरी बहस को सही से समझना है ना, तो हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, इसकी जड़ों तक। मतलब सवाल यह है कि आखिर आरक्षण की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? इसे बनाया क्यों गया? इसकी जड़ें हैं भारत के इतिहास में, हजारों साल पुरानी जाति व्यवस्था में। एक ऐसा सिस्टम जिसने समाज के कुछ तबकों को पढ़ाई लिखाई, जमीन जायदाद और इज्जत सबसे दूर रखा। सोचकर देखिए एक बार कि किसी को सिर्फ उसकी जाति की वजह से स्कूल में घुसने ना दिया जाए या गांव के कुएं से पानी ना लेने दिया जाए। आरक्षण असल में इसी ऐतिहासिक नाइंसाफी को ठीक करने की एक कोशिश थी। हमारे संविधान बनाने वालों ने खास तौर पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे एक ऐसे टूल की तरह देखा जिससे ये पक्का किया जा सके कि जो समुदाय सदियों से पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे बढ़ने की इस दौड़ में एक फेयर चांस, एक सही मौका मिल सके। चलिए, अब सिक्के का एक पहलू देखते हैं। जो लोग इस सिस्टम के पक्ष में हैं, जो इसका समर्थन करते हैं, उनके क्या तर्क हैं? वो क्या कहते हैं? तो देखिए, सपोर्टर्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क ये है कि समाज में सब लोग एक ही स्टार्टिंग लाइन से रेस शुरू नहीं करते। कुछ लोग इतिहास की वजह से, समाज की वजह से पहले से ही बहुत पीछे खड़े हैं। और इसी बात को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद कहा था, अवसर की समानता में ऐतिहासिक नुकसान को दूर करना भी शामिल होना चाहिए। ये एक लाइन, सच कहूं तो, आरक्षण के पूरे दर्शन को सामने रख देती है। अब आता है एक और बहुत ही दिलचस्प तर्क जो मेरिट के आइडिया पर ही सवाल उठाता है। समर्थक पूछते हैं कि भाई, ये मेरिट आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एग्जाम के मार्क्स हैं, या ये उन सुविधाओं का नतीजा है जो किसी को बचपन से मिली हैं? सोचिए, एक कैंडिडेट जिसके पास बेस्ट स्कूल थे, महंगी कोचिंग थी, घर पर पढ़ने का माहौल था, उसकी तुलना उस कैंडिडेट से कैसे हो सकती है जिसे इनमें से कुछ भी नहीं मिला? क्या ये सही तुलना है? तो इन शॉर्ट, सपोर्टर्स के लिए ये सोशल जस्टिस का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये पक्का करता है कि देश की ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, यूनिवर्सिटीज में समाज के हर हिस्से की आवाज़ हो, हर कोई दिखे। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने में मदद करता है। बस उस परिवार के बारे में सोचिए जिसका कोई बच्चा पहली बार आरक्षण की मदद से डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता, वो पूरे समुदाय के लिए एक उम्मीद बन जाता है। तो ये तो हुई एक साइड की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जो लोग इस सिस्टम की आलोचना करते हैं, उनके भी अपने काफी मजबूत तर्क हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। तो क्रिटिक्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है मेरिट। उनका कहना है कि ये सिस्टम मेरिट से समझौता करता है, और जब एक ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट की जगह कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को सीट मिलती है, तो इससे सिस्टम की एफिशिएंसी पर, उसकी क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। एक और बहुत बड़ा तर्क है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का, मतलब उल्टा भेदभाव। आलोचक पूछते हैं कि भाई, नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए, है ना? तो फिर ये सिस्टम उन लोगों के साथ भेदभाव जैसा नहीं लगता जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स कुछ और भी सीरियस प्रॉब्लम उठाते हैं। पहली है क्रीमी लेयर की समस्या। मतलब आरक्षित कैटेगरी के अंदर ही जो अमीर और साधन संपन्न लोग हैं, वही बार बार इसका फायदा उठा ले जाते हैं, और उसी समुदाय के जो असल में गरीब और जरूरतमंद हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि संविधान में इसे एक टेम्पररी, कुछ समय के लिए लाया गया था, लेकिन अब दशकों बाद भी ये एक परमानेंट फीचर बन गया है। और आखिर में एक तर्क ये भी है कि ये सिस्टम लगातार कास्ट की पहचान को मजबूत करता है, जिससे समाज जुड़ने के बजाय और बढ़ता है। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। एक तरफ से ये तीखा सवाल आता है कि अगर सब बराबर हैं, तो फिर सबकी स्टार्टिंग लाइन एक जैसी क्यों नहीं है?
और तुरंत ही दूसरी तरफ से एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या जाति के आधार पर हमेशा हमेशा के लिए फायदे देते रहना सही है? क्या इससे समाज में बंटवारा और गहरा नहीं होता? सच पूछिए तो ये दो सवाल इस पूरी बहस का दिल है, इसका सार है। तो इस पक्ष विपक्ष की बहस से आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई बीच का रास्ता है? कोई ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों तरफ की जो चिंताएं हैं उनको थोड़ा बहुत दूर कर सके? तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच की बात करते हैं। नंबर 1, आरक्षण को सिर्फ जाति से नहीं बल्कि आर्थिक आधार से भी जोड़ा जाए ताकि फायदा सही मायने में ज़रूरतमंदों तक पहुंचे। नंबर 2, और ये शायद सबसे ज़रूरी है, कि सबके लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा और हेल्थ केयर हो ताकि किसी को इस सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े। नंबर 3, क्रीमी लेयर को सख्ती से सिस्टम से बाहर किया जाए। और आखिर में स्किल डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ाया जाए ताकि नौकरी के इतने मौके हों कि सबको मौका मिले। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? बात घूम फिर कर आ जाती है न्याय और योग्यता, यानी जस्टिस और मेरिट के बीच एक बैलेंस बनाने की। शायद सच्चाई कहीं बीच में है कि हाँ, आरक्षण ज़रूरी है, लेकिन इसमें सुधार की भी ज़रूरत है। और हाँ, मेरिट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन तब जब सबको मौका बराबर का मिले। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा कर सकती हैं। और हम इस बात को इस एक विचार के साथ ख़त्म करते हैं कि मेरिट तब तक असली मेरिट नहीं बन सकती जब तक हर किसी को उसे हासिल करने का बराबर का मौका न मिले। शायद इस पूरी जटिल बहस का सबसे बड़ा सच यही है।